हाँ सर ठीक है। सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज के टाइम में यही हमारा सहारा है, हम्म। आरे का सहारा एनसीईआरटी हमारा, वो कंडीशन है। जी सर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मानसून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है अरबी भाषा के मौसम शब्द से बनी है। बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा। मौसम दे नहीं रखा, लेकिन मौसम शब्द से ही मानसून बनता है, अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब ये तो राइट है। ठीक है। ये कहता है कि मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब हम मानसून के बारे में पढ़ते हैं तो ये कहता है कि जो इसकी दिशा है ना वो ऋतु के अनुसार चेंज हो जाती है। जब तो हमारा कभी तो मानसून इंडिया की तरफ आ रहा था, कभी प्रत्यावर्तन काल हम पढ़ रहे थे, किसकी वजह से बदल रहा था वो, एक वर्ष में जो वायु की दिशा जो बदल रही थी ना, वही ऋतु के अनुसार, उसी के अनुसार ही तो मानसून आ रहा था हमारे इंडिया में। तो इसका मतलब दोनों चीजें राइट है। ठीक है। अच्छा, व्याख्या में दे रखा है मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, और ऐसे ऐसे। ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं फिर भी ये कहता हूँ, अगर किसी को ऐसा लगे कि यार कोई लाइन मुझे समझ नहीं आ रही है या कोई चीज ऐसी लगे, तो आप बेझिझक पूछ लिया करें, क्योंकि अभी पूछ लेंगे ना तो डाउटफुल क्लियर हो जाएगा, और नहीं बाद में डाउट ही रह जाती है चीजें, क्योंकि बाद में हम और शायद क्या हो है सकता है सर। इस चीज को नहीं हो सकता डिस्कस ना हो, लेकिन अभी हम उस चीज को पढ़ रहे हैं, तो शायद हो सकता है जितना हमें आता है और आप लोगों को जो आता है उसको मिलाकर जो चीज आएगी वो सामने आपके सामने रहेगी वो चीज। ठीक है। हमें भी लेक्चर देने का मौका मिलता है सर फिर। जी सर, जी सर। नहीं, वो थोड़ा सा सर हमें भी, जैसे कुछ चीजें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन हमारे जैसे हमारी नजर से दूर हो गए, या कोई क्वेश्चन नहीं बना, हम्म। लेकिन किसी को लग रहा है कि अरे ये भी तो हो सकता था इस तरीके से, तो उससे क्या है हमारा ध्यान थोड़ा अच्छे से जाता है उस चीज पर। अब हम इसमें क्वेश्चन एक नंबर और है ना, पढ़ेंगे। जी सर। इसमें मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान है, परंतु इसके अलावा एक और इसमें सिस्टम आता है इसके साथ। सन वाला आता है वो 40 से 50 साल का जो है ना, वो पूरी के पूरा सिस्टम ही जलवायु है। यानी कि हाँ जी जलवायु का जो गठन है ना, वो कितने साल का है। तो जलवायु जो खुद सर्जित होती है ना, वो कम से कम 40 से 45 सालों में होती है, 50 सालों की। परंतु ये उससे छोटी टर्म है जिसका नाम है मानसून। मानसून सिर्फ एक या दो, एक साल का ही ज्यादातर होता है, और वो भी एक साल में 2-3 बार अलग अलग मानसून आते हैं। सर्दी ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, तो इस प्रकार की ऋतुएं वो एक साल में ही हो जाती है। तो ये अगर मानसून यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन में अगर मानसून की जगह पर जलवायु लिखा होता, तो ये लाइन खत्म गलत हो जाती। जी क्योंकि सर। जो जलवायु है ना, वो कम से कम 45 से 50 साल लेती है चेंज होने में किसी क्षेत्र विशेष में। ठीक है अब सर। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। देखो, मौसम की बात कर रहा है, एक विशेष समय की बात कर रहा है, एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये बिल्कुल सही है। अभी हम पढ़ रहे थे कि जब मौसम और जलवायु में यही तो फर्क है, मौसम जो है वायुमंडल की अल्पकालिक दशाओं को कहते हैं, जबकि जलवायु दीर्घकालिक दशाओं को। जैसे समझो जलवायु में बहुत सारे मानसून फिट हो जाए, बहुत सारी जो अलग अलग दशाएं काफी सालों में 50-50 साल, 40-50 साल, जो भी सर ने भी डिस्कस करा, इसका मतलब ये चीज हमारी बिल्कुल राइट है। एक विशेष समय की बात कर रहा है। मानसून इंडिया में ऐसा नहीं हमेशा आता रहता है, कब आता है? जब मानसून का टाइम होता है, कब, वो हमने पढ़ चुके हैं। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय के लिए एक विशाल क्षेत्र की मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का औसत योग है। बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र की मौसम की अवस्थाओं को, समझ गए, दीर्घकालिक जो अवस्था होती है मौसम की, वो विविधताओं का औसत योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। बिल्कुल राइट है। तीसरा होता है, कहता है कि मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक ही होते हैं। भाई, मौसम के भी तत्व और जलवायु के तत्व, दोनों के तत्व एक ही होते हैं एक ही भाई। होता जैसे वो है छोटे छोटे पार्ट में मौसम को समझ लेते हैं, बड़े पार्ट में जलवायु है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों से मिलकर आपस में बनते तो हैं। इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है। और ये चीजें आपने पढ़ चुके हो कि भाई जलवायु और हुई। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। ये कहता है कि एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। अच्छा, मानसूनी एशिया कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए। है। दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया पूर्वी। मुख्य रूप से, मुख्य रूप से। लेकिन उसके अलावा दक्षिण एशिया भी है भाई। दक्षिण पूर्वी नाम ले दिया तो दक्षिण भी नाम लेंगे हम। इसके अलावा शायद नहीं है, तो अब देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है दक्षिण एशिया, बिल्कुल है। किसकी बात कर रहा है? मानसून की, जहां पर मानसून आता है उस जलवायु की बात कर रहा है, एशिया में। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में तो हमने मानसून पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब ये तो गलत है।
इसका मतलब ये हो गया, थर्ड जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशिया। वन और थर्ड ये तो राइट है, जबकि सेकंड वाली जो है पश्चिम एशिया में, हमने मानसून के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। और पश्चिम एशिया की बात जब करते हैं उसमें कौन से देश आते हैं पश्चिम एशिया में? लाल सागर से लेकर पाकिस्तान तक के सारे देश आते हैं। ठीक है, अब हम मोटा मोटा देखते हैं, एक तो मध्य एशिया बोलते हैं जो तान वाले देश है, ठीक है, उसके जस्ट और हम्म, पश्चिम में जाएंगे, अरब वाले जो क्षेत्र आ जाता है वो पश्चिम में, जो हम्म, लगभग वो पश्चिम, बिल्कुल इजराइल है। पश्चिम में है। इजराइल जी सर। है, इसके हाँ। अलावा वो क्या नाम है हम्म, उसका, लेबनान है, जॉर्डन है, हाँ, जो भी आप ये समझते सारे हो, सब, मैप आपके पास होगा, तुर्की आप है। ज्यादा इस चीज को समझते हो। जी सर। बड़ा अब देश हम, तो सऊदी अरब है। जी सर, हम्म, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा फोर्थ। ये कह रहा है कि भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात कर रहा है? भारत में वर्षण की, जो वर्षा, भारत में वर्षा होती है उसके बारे में। पहला ऑप्शन है हिमालय के, जो वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होती है हिमालय में। क्या वर्षा हिमालय में किससे होती है? वर्षण से होती है, उसकी वजह से होती है हिमालय में वर्षण, हिमपात के रूप में बिल्कुल होती है। और इंडिया में कहाँ होगी? वहीं पर होती है। इसका मतलब ये तो सही है। दूसरा कहता है कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है। ये चीज हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि वहाँ कोरोमंडल तट है, वहां पर शरद ऋतु में होती है, बिल्कुल होती है। तीसरा है कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ये गलत बात है ना, क्योंकि बंगाल की खाड़ी कहाँ से आ रही है? पूर्व की तरफ से पश्चिम की तरफ जाती है, वर्षा पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती है। इन्होंने उल्टी बात कही है कि पश्चिम से पूर्व घटती है, गलत बात है। और उत्तरी मैदान मतलब वो गंगा वाला मैदान पूरा हम देखते हैं। तो ये वाला आपका कॉन्सेप्चुअल अच्छा होगा, जो हम पढ़ रहे थे, दो शाखा पढ़ी था, अरब सागर और बंगाल खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी बंगाल की तरफ से आएगी, ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ वो वर्षा कम होती जाती है, जबकि ये बात इन्होंने इसके विपरीत दे दी है। इसका मतलब ये लाइन गलत है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इसमें राइट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आ गए हम फाइव फिफ्थ, इसका मतलब 5 नंबर को पढ़ेंगे हम। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? जलवायु को नियंत्रित करने वाले, और अगर आपने देखो जलवायु, लगभग आप ये मान लो कि ऐसा कोई शायद कुछ कारक होते हैं जो काम नहीं करते, लगभग ज्यादा करेंगे। कौन कौन से नहीं करेंगे वो बताते हैं हम आपको। अक्षांश, देखो अक्षांश के आधार पर आप देखोगे जलवायु, मतलब अक्षांश देखो, हम ध्रुव तक चले जाते हैं ना अक्षांशों से। इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग जलवायु पढ़ते हैं ना हम, जो हम कोपेन के अनुसार ही पढ़ते हैं, अलग अलग ध्रुवों पर अलग नाम दे दिया, जैसे इस तरीके। तो अक्षांशों पे तो जलवायु कारक है। दूसरा है समुद्री से दूरी। हमने पढ़ा है कि समुद्र के पास सम जलवायु होती है और समुद्र से दूर जाते विषम हो जाती है, ये पढ़ा था हमने। देशांतर, देशांतर इसमें फैक्टर नहीं है। देशांतर मतलब हो गया पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ जाएंगे, इससे जलवायु फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क अक्षांशों पर ज्यादा पड़ता है। तो हम तीसरे को अभी फिलहाल हटा देंगे। फिर कहता है चौथा वायुदाब। अरे वायुदाब तो मुख्य रूप से कारक है इनके भाई, ठीक है। उत्तुंगता, ऊंचाई, ऊंचाई भी है। जैसे हम जलवायु, जब एच शब्द यूज किया था किसने, हम बात करते हैं 1936 में जब संशोधन किया था कोपेन जी ने, तो उस टाइम वो हाइट के लिए यूज किया था एच, बड़ा, जो कैपिटल में। तो इसका मतलब हाइट पे भी है। इसका मतलब तो हमने मोटा मोटा पढ़ लिया। देशांतर को हमने कहीं नहीं पढ़ा, देशांतर हमने जलवायु पढ़ा ही नहीं। अक्षांश को बात करते हैं, अक्षांश जो कटिबंध के क्षेत्र होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि वन टू फोर्थ और फिफ्थ इसमें है, थर्ड में, ठीक है, इसको हम राइट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी कुछ डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हम जब डिस्कस करते हैं, कोई चीज हम, मैं आपको बताता हूँ, जो मैं बताता हूँ ना उसको भी थोड़ा सा आप सुन सकते हो कि भाई, क्योंकि मैं एक दूसरे चीजों को रिलेट करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपकी चीजें रिकॉल हो जाए ताकि, ठीक है, इसलिए पढ़ाता हूँ। नहीं तो ये तो डायरेक्ट अपन कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेंगे। पहला है मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। मानसूनी जलवायु की बात की है, और क्षेत्रीय विभिन्नता के अनेक प्रकार जो वहाँ के फसलों की उगने की सहायता करती है कि नहीं करती? बिल्कुल करती है। अलग अलग प्रकार के, जैसे आप देखते हैं कहीं पर बरसात कैसी होती है, कहीं पर कैसी, ये किसको प्रभावित करती है? फसलों को, बिल्कुल करती है। इसका मतलब ये क्या हो गई? राइट बात है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या है। हमने मृदा अपरदन को पढ़ा था, एक जो चादर के रूप में पढ़ा था, पर्वतीय रूप में, और एक पढ़ा था हमने नालियों के रूप में, लंबवत रूप में। तो बिल्कुल जब मानसून अचानक फटता है, जब बादल फट जाते हैं ना, अचानक बरसात होती है, तो आपको पता है कितना भयंकर क्या होती है। तो ये चीज बिल्कुल राइट है। तीसरा कहता है कि भारत की जलवायु की विविधताएं, इसका मतलब हो गया भारत की जलवायु में जो विभिन्नता के कारण
यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास में विविधता के उजागर करती है, बिल्कुल करती है। कैसे? जलवायु का ही तो है सर। अगर हम दक्षिण में जाएंगे ना भारत में, तो वहां पर आप देखोगे कि सर्दियां ही नहीं पड़ती, वहां एक जैसा मौसम होता है। सर्दियां नहीं पड़ती, इसका मतलब ज्यादा एसी वगैरह की जरूरत नहीं है, ज्यादा जैकेट वगैरह, भारी जैकेट वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर सर्दी नहीं होती। और हम जब उत्तर में, जितना भारत में उत्तर की तरफ चलेंगे, देखो इतने मोटे मोटे कोट पहनते हैं, जम्मू कश्मीर में आप देखोगे। तो ये विभिन्नता, हम्म। इसका मतलब भोजन और वस्त्र। अच्छा, आपको पता बर्फीले इलाकों में उनका भोजन अलग होगा, क्योंकि वो गर्म चीजों को ज्यादा खाएंगे। जबकि जो जितने हम भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे, वहां पर ठंडी चीजों को ज्यादा इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो खाने पीने पे भी, और वहाँ के जो हमारी जो भोजन है, वस्त्र है, आवास है, हर चीज पर। आवास देखो, वहाँ जम्मू कश्मीर में से छत त्रिकोणीय रूप में होती है, ताकि बर्फ साइड में गिर जाए, जबकि हमारे यहाँ एक पर और बात सपाट। है सर, जी सर। दक्षिणी भारत में ना कर्क रेखा से नीचे नीचे कुछ एक स्थानों को छोड़कर बाकी दक्षिणी भारत में कहीं भी गेहूं उत्पादित नहीं होती। सर बिल्कुल, ये भी क्योंकि बात है कि गेहूं जो गेहूं। गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। हम्म। इस कारण से वो प्रेरी है, वेल्ड है, डाउन्स है, हम्म। कंटरबेरी है, वहाँ के मैदान में पाया जाता है। और राजस्थान भी, बिहार, क्योंकि है ना हिमालय के तटवर्ती जो हिस्सा है ना वहाँ पे है, यहाँ का जी मौसम सर। इसके लिए सर्दी में इसके अनुकूल होता है। सर आपकी वही प्रॉब्लम बार बार आती है, एक बार आप स्पीकर लगाते हो या फिर ईयरफोन लगाते हो आप? ईयरफोन है सर, अभी पहले पहले हाँ, तो नहीं है, अभी उसको एक इसमें बार हटा ठीक के है। दोबारा लगाओ, एक बार आप हटा के एक बार लगाना, क्योंकि उसमें हो सकता है कोई चीज ऐसी लग रही है मुझे। वो आती है, जैसे रेडियो होता है ना हमारे पास में कई बार। अब अब आपकी आ तो रही, लेकिन कम आ रही है आवाज। चलो। आपकी आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, लगा लो सर। चलो वैसे लगा लो सर, आप जैसे पहले लग रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम के लिए अपन माइक जो बंद कर लें, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। अब एक बार आप बोल सकते हो अगर आपकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो सर, वैसे मैं बता रहा था शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है उसके बारे हाँ, में। आप सही आ रही है, आप सही आ रही है बात, हाँ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये जरूर पढ़ना, सत्य और असत्य। और जब भी एग्जाम में हम पढ़ेंगे तो उसको गोला लगाएंगे जरूर, ताकि वो हाईलाइट रहे। फर्स्ट, हम ऑप्शन पढ़ते हैं, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु विशेषताएं उपस्थित हैं भारत की जलवायु में। अच्छा, हम वैसे देखेंगे ना, भारत में बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय, और नीचे रहेंगे तो उष्ण कटिबंधीय। दोनों का मिला जुला रूप उस बात को कह रहा है, इसका मतलब ये तो सही है। लेकिन वैसे अगर हम देखें जलवायु किस प्रकार की है, वो मानसूनी प्रकार की जो हम पढ़ते हैं, लेकिन ये बता रहा है कि दोनों का मिला जुला रूप है, दोनों का जलवायु उपस्थित है इस टाइम, ठीक है। भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है। कहाँ? उत्तर में। गलत है भाई, दक्षिण में पाया जाएगा ना। जितना हम दक्षिण में जाएंगे उधर तापमान में जो अंतर है वो कम पाया जाएगा, जबकि उत्तर में जाएंगे तो ज्यादा पाया जाएगा, अतः अंतर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये गलत है ये तो लाइन। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर को पढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु, नहीं सम जलवायु। दक्षिण भारत की बात कर रहे थे आप। जितना हम समुद्र के पास जाएंगे वो सम जलवायु है, और जितना हम भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे वो भी सम जलवायु है। तो दोनों ये गलत हो गए, एक फर्स्ट बिल्कुल राइट है। और इसमें आंसर भी देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ठीक है। ठीक है, अगर कोई चीज भी समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। जबकि हम उस टाइम पढ़ रहे थे तो शायद चीजें हमने अच्छे से उस टाइम रीडिंग की थी, अभी हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, क्वेश्चन को इतना ही समझा पाएंगे जितना उसकी जरूरत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हम, 8 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता है कि भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका क्या है? ये बात जरूरी है, ये अगर ये भूमिका नहीं पड़ी तो फिर क्या कोई चीज हमारी गलत भी हो सकती है। पहला ऑप्शन, हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है। बिल्कुल करता है। अगर पहले उस टाइम में डिस्कस हुआ था कि अगर हिमालय नहीं होगी तो जो हम साइबेरिया से ठंडी पवन है वो बिल्कुल भारत में प्रवेश कर जाएंगी, और वो यहाँ पर भी कैसे ठंडी हवाएं चलेंगी तो आपको पता है जलवायु चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब जलवायु को विभाजक करती है। इसका मतलब ये हुआ हिमालय के उत्तर में ठंडी पवनें चलती हैं, जो कि भारत के नीचे अपन देखते हैं हिमालय के नीचे उतना नहीं है। इसका मतलब ये सही है। दूसरा,
हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण है। बिल्कुल है, हमने देखा। अब जो अरब सागर की शाखा है डायरेक्ट कहाँ पर बरसात कराती है, धर्मशाला नामक स्थान के लगभग वहां पर वो बरसात कराती है। इसी तरीके से हम देखते हैं जब ये बंगाल की खाड़ी से जो आती है, तो यहाँ पर ये कुछ पर्वतों से अराकान युमा से टकरा कर फिर ये हिमालय के साथ साथ चलती है, तो ये बरसात कराने में सहायक है। तो दोनों चीजें ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? किसकी बात कर रहा है? उत्तर पश्चिम भारत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी ये चीज कि पश्चिम विक्षोभ आते हैं, कहाँ से आते हैं? अरब सागर, उससे क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ जो हम पढ़ते हैं, तो वो चीजें हैं, तो भारत में बरसात लेकर आती है। अब हमने इस चीज के बारे में एक बार ऑप्शन देख रहे थे, चक्रवात, चक्रवात नहीं लाती उत्तर पश्चिम वाला। तो मानसूनी वापसी नहीं, क्योंकि मानसून वापसी में तो उसको कोई ऐसा है ही नहीं कि भाई जो उसको जलवाष्प मिल जाए वहां पे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं, और शीत ऋतु में तो करा दी नहीं दक्षिण पश्चिम मानसून, ये तो अच्छा पश्चिम विक्षोभ, ये आ गया, बी ऑप्शन राइट होगा हमारा। ये व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिम विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीतकाल रात्रि के तापमान में वृद्धि हो जाती है, ये इसका सूचक है। हमने उस टाइम एनसीईआरटी की लाइन थी कि अगर तापमान में वृद्धि हो जाती है रात्रि के काल में, इसका मतलब यह है कि पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10। मैं कई बार मैं ऐसे सोचता हूँ कि एक दो बार ना रीडिंग करने के बाद में तो सोचता जी हूँ सर। कि भारत की ज्योग्राफी जितना भी पढ़ो ना उतनी कम है। पहला जी बात सर, तो ये, सीखने को बहुत सकता है जी। इसमें ना हर बार ना हर रोज नए नए आंकड़े निकलते ही रहते हैं, कभी ये नहीं पढ़ा हम्म, कभी वो नहीं पढ़ा, नोट्स में ऐड होते ही रहते हैं। फिर कई बार क्या होता जी है, इसके क्वेश्चन जब एनसीईआरटी बेस्ड और इसके अलावा जो अन्य क्वेश्चन निकालते हैं ना, तो क्वेश्चन को जितना धीरे पढ़ा जाएगा ना क्वेश्चन उससे उतना ही ज्यादा समझ में आता है। जी सर। एक तो क्वेश्चन को जल्दबाजी में 3 बार पढ़ लो, और एक क्वेश्चन हम्म, को आराम से एक ही बार पढ़ लो, ज्यादा समझ में एक बार वाला आता है। जी सर। तो ये है कि क्वेश्चन आराम से पढ़ना सही। जरूरी है। इसके जी अलावा सर। इसमें जेट स्ट्रीम का भी तो नाम दे सकता था वो पश्चिमी इसको जेट मानसून को सिस्टम। लाने में, हाँ पश्चिमी जेट स्ट्रीम है हम्म, वो लाने में सहायक है। हम्म, ठीक है सर। ठीक है, तो यही बात जो सर कह रहे हैं सही बात है, क्योंकि हम जब तक क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो आंसर तो हमारा फिर कोई मतलब है। अब हम पढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। पश्चिम विक्षोभ के संदर्भ में, फिर वही पश्चिम विक्षोभ की बात कर रहा है। पश्चिम विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होता है। अच्छा आप देखिए, हमने कैस्पियन का तो नाम ही नहीं लिया। जब भी हम पश्चिमी विक्षोभ पढ़ते हैं हम किससे जोड़ते हैं उसे? भूमध्य सागर से। तो ये तो पहला तुम गलत है एग्जैक्ट। ठीक है, फिर दूसरा कहता है ये कि भारत में जो इनका प्रवेश है वो पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। बिल्कुल होता है, ये इसको लेकर आती है। जबकि हमने पहले पढ़ा था वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वो भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। ये लेके आती है, वो एक विक्षोभ बन जाता है उसकी वजह से। तो ये दोनों चीजें हो गई। इसका मतलब फर्स्ट वाले गलत है, कैस्पियन सागर में नहीं बनती है, ये बनती है कहाँ? भूमध्य सागर में। ठीक है, तो भूमध्य सागर, इसका एक व्याख्या भी आप देख सकते हो कि पश्चिम विक्षोभ जो है, जो भारत के उपमहाद्वीप से जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करती है, भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। तो ये आपको पता है बहुत अच्छे से। भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश किसकी वजह से होता है? पश्चिमी जेट के द्वारा होता है। शीत ऋतु में रात्रि के समय तापमान में वृद्धि हो जाती है और विक्षोभ आने का पूर्व संकेत है, इसकी भी हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 11, 11 नंबर। ये पवने तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। कहीं याद आ रहा होगा दो शाखाओं में जब हम बात कर रहे थे कि ये इस तरीके से बढ़ जाएगी, वो चीज। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रवाह के मार्ग में अवरोधों का काम करती है। ये सारी चीजें एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पवने दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा तो तिब्बत के पठार के उत्तर में तथा दूसरी इसकी हिमालय के दक्षिण पूर्व में जो है की ओर हो जाती है। तो ये उपयुक्त जो विवरण है किसका है? जेट स्ट्रीम पढ़ रहे थे हम, और वो भी कौन सा? पश्चिमी जेट स्ट्रीम। जब पश्चिमी जेट स्ट्रीम आ रहा था तब किससे टकराया था ये? हम पढ़ रहे थे तिब्बत की उच्च भूमि से, वहां से ये दो भागों में हो गया था। उस टाइम हम कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, तो यही पूछ रहा है किससे। तो पहला ऑप्शन है जेट स्ट्रीम, जेट प्रवाह से। ठीक है, जेट प्रवाह। दूसरा है पश्चिम विक्षोभ,
अब देखो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन आपको ध्यान रखें, ये देखो, हाँ। जेट जेट स्ट्रीम और जेट प्रवाह आप वो समझ सकते हो। जो मैंने वो बताया था कि वो तेज रफ्तार से हवाएं चलती हैं, लगभग क्षोभमंडलीय सीमा के लगभग 12-13 किलोमीटर ऊपर वहां पर। और ये भी एक छोटी स्टोरी बताई थी कि भाई इनका सबसे बड़ा इनका नाम जो जेट क्यों रखा गया, कि वो जो नागासाकी उसमें बम डाले गए थे अमेरिका के द्वारा। उस टाइम में थोड़ा सा बता रहा था आप लोगों को कि जब वो आए थे, जब तो काफी टाइम लग गया, लेकिन जब वो डाल के जब गए थे वो बहुत जल्दी पहुंच गए, क्योंकि वायु तो जो एक प्रवाह था उसी साइड था। और ये कहाँ से आए थे, ये आए थे अपने जो पैसिफिक के ऊपर से, मतलब प्रशांत महासागर के ऊपर से। ठीक है, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं जी। और ऑप्शन में भी ये दे रखा है कि भाई उत्तर, ऊपर दिया गया जो विवरण है जेट प्रवाह से संबंधित है, और ये इस तरीके से जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर प्रवाह होती है। इसको छोड़कर ग्रीष्म काल, ग्रीष्म काल क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि ग्रीष्म काल में सूर्य कहाँ हो जाता है, उत्तरायण हो जाता है। तो ये जो पवन है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसक जाती है, इसलिए ये क्या है, हिमालय के उत्तर में चलती है। जबकि पूरे वर्ष और इसको छोड़कर फिर ये थोड़ा सा नीचे आ जाती है, तो दक्षिण जो भाग है किसका, हिमालय को, उसमें पूर्व की तरफ ही प्रवाहित होती है। ठीक है, अब सर थोड़ा सा आप पढ़ दीजिए, थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ITCZ यह विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र है। तो विषुवतीय क्षेत्रों में यह क्या है, विस्तृत गर्त होते हैं। गर्त इसके अलावा क्या है कि जो निम्न दाब का क्षेत्र होते हैं। ICTZ क्या कहलाता है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये 25 डिग्री नॉर्थ में होता है, गंगा के मैदान में होता है। जब दक्षिणायन होता है तो 25 से 22 डिग्री, 25 डिग्री तक क्या होता है, दक्षिण में होता है, समुद्री भागों पर होता है। ठीक है, ये निम्न दबाव का क्षेत्र होता है। निम्न दाब का, जैसे वायु दाब पेटियां होती है उसी के अनुसार निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। यहाँ से क्या होता है कि जो पवनें होती है ना, वो आसमान की तरफ लंबवत उठाई ऊपर की ओर उठती है। ठीक है कथन। उसके बाद में क्या है कि नंबर 2 है कि सूर्य की स्थिति में परिवर्तन, इसी में अंतर आ जाता है कि उत्तरायण कब हो रहा है, दक्षिणायन कब हो रहा है। तो सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। कौन, ITCZ। बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य लग रहे हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, दोनों। हाँ सी, एक और दो दोनों सही है। आप सबसे ज्यादा है ना, एक तो ICTZ का पूरा नाम याद रखोगे। इसके अलावा जब सूर्य उत्तरायण होता है तो अधिकतम कहाँ पर तक जा सकती है ITCZ, गंगा के मैदानों पर जा सकती है, जो कर्क रेखा को पार करके चली जाती है 3 और 4 डिग्री उत्तर पर, यानी कि 23.5 प्लस 2 या 3 है तो 26 या 25-26 उत्तरी की तरफ निकल जाती है। और उतना ही क्या होता है, दक्षिण में निकल जाती है। तो इनकी स्थितियां हैं वो याद रखना आपको। वो पूछ लेता है कि मकर रेखा के समय ये कब, जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तब ITCZ कहाँ पर होती है, जब भूमध्य रेखा पर होता है तो अब तब ITCZ कहाँ पर होती है, जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तब ITCZ कहाँ पर होती है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना आप। बाकी तो यही है इसका निम्न दाब वाला, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि उच्च वायु दाब तो बनता ही नहीं है ना। ITCZ कभी भी उच्च वायु दाब नहीं होता है, वो हमेशा निम्न वायु दाब होता है, क्षेत्र होता है। पवनें गर्म होकर क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। नंबर 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक, अब कारकों की बात हो रही है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। जब जलवायु टॉपिक आया था ना, उस समय मैंने सबसे पहले यही बताया था कि कुछ याद रहे न रहे, बस आपको कारक याद होने चाहिए। कारक का क्या प्रभाव है ये आगे का चैप्टर है, परंतु पहले कारक याद होनी चाहिए आपको। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 है एल नीनो, 2 नंबर है पश्चिमी जेट धाराएं, उसके बाद में है तिब्बत का पठार। ठीक है, इसके अलावा महाद्वीपीयता है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार है। इसके अलावा सम जलवायु क्षेत्र का वाला वो भी था। तो इसमें तीनों ही सही है। एल नीनो भारत में मानसून को कमजोर बनाती है, और पश्चिमी जेट प्रवाहें हैं वो क्या करती है कि उत्तरी पश्चिमी जो मानसून है, जो उत्पन्न हुआ था कहाँ पर, भूमध्य सागर में, उसको लाने में सहायक है। तो ये उसका कारक है, पश्चिमी जेट प्रवाहें भी।
इसके अलावा तिब्बत का पठार है वो एक हीटर की तरह गर्म हो जाता है जब सूर्य कहाँ पर होता है, दक्षिणायन, दक्षिणायन होता है, तब वो हीटर की तरह वो काम करता है। क्योंकि जो पठार होते हैं ना वो धरातल से ऊंचे होते हैं, और उस समय क्या होता है कि धरातल से ऊंचे होने के कारण क्या है कि सूर्य की किरणें पहले पठारों पर पड़ती है, ऊंचे पठारों पर पड़ती है, फिर उसके बाद में धरातल पर पहुंचती है। और धरातल पर पहुंचने पर क्या होता है कि उस समय तो दक्षिणायन था सूर्य, सूर्य दक्षिणायन होने के कारण धरातल पर क्या है ओस, इसके अलावा पाला और सर्दियां वो गिर रही होती है। तो धरातल से ज्यादा पठार ज्यादा गर्म हो जाते हैं, इस कारण से वो हीटर के तरह काम करने लगता है। तो इस कारण से जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है कहाँ पर, तिब्बत के पठार पर, निम्न वायुदाब का बढ़ने के कारण क्या है, वहां की पवनें गर्म होकर वायु में ऊपर की तरफ उठेगी। और जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहाँ पर होता है, वो होता है भूमध्य सागर पर। तो वहां की जो उच्च वायुदाब की पवनें हैं वो तिब्बत के पठार की तरफ गति करती है, और उन गति करती हुई पवनों को पश्चिमी जेट प्रवाह है ना वो साथ में थोड़ा सहयोग करता है कि चलो आगे की तरफ खिसकाने में सहयोग करता है। इस कारण से वो यहाँ पर आ पहुंचता है। तो इसमें कथन है कि दिए गए कोट का उत्तर चुनिए, तो उपयुक्त कथन सारे सही है। थोड़ा सा पढ़ देता हूँ इसके बारे में क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकली टॉपिक है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है, पहले ही ध्यान रखना कि एक जटिल मौसम तंत्र है। कौन सा? एल नीनो वाला। एल नीनो से भारत में मानसून है वो कमजोर होता है, और कमजोर भारत में होता है। तो सबसे ज्यादा कठिन कहाँ पर होता है, कठिन का मतलब है कि सबसे ज्यादा बरसात कहाँ पर करेगा, वो करेगा चिली में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटीय भागों पर सबसे ज्यादा करेगा, और वहां पर प्रवालों की, मछलियों की, इसके अलावा वहां की वनस्पति का सबसे ज्यादा नाश करता है वो वहां पे एल नीनो। जब प्रवाल पड़ोगे तब आएगा ये। जटिल मौसम तंत्र है जो हर 3 या 4 साल के बाद में प्रकट होता है, एल नीनो वाला जो क्रम है। और ला नीनो होता है ना उस समय भारत में अच्छा मानसून रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा एवं बाढ़ जैसी मौसमी घटनाएं वो चरम अवस्था पर होती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है, दोनों ही शामिल है। महासागरीय तो ठंडी और गर्म धाराएं वो, इसके अलावा वायुमंडलीय परिसंचरण जो परिघटनाएं वो भी शामिल है। अब ये कहता है प्रशांत महासागर का भी कौन सा, पूर्वी प्रशांत महासागर में ये पेरू का तट, पेरू का तट वही है चिली वाला। तो वहां पर क्या है, उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत में सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित रहता है। तो प्रभाव कैसा? न्यून वर्षा वाला, अधिक वर्षा नहीं आएगी, थोड़ा सा इन शब्दों में ध्यान रखना। पश्चिमी जेठ धाराओं का भारत में जाड़े के मौसम में यानी कि सर्दियों में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होता है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान का उत्तरी है, इसके अलावा दिल्ली है, उत्तरी पूर्वी है, वो यूपी का क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर ज्यादा वर्षा होता है। नेक्स्ट है तिब्बत का पठार संपूर्ण भारतीय महाद्वीप में दबाव प्रणाली के परिवर्तन का प्रमुख कारण है, जिसके कारण भारतीय मानसून पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नंबर 14 क्वेश्चन है, भारत में मानसून के प्रस्फोट यानी फटना, मानसून का फटना निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार माना गया है? तो मानसून प्रस्फोट का जिम्मेदार कौन है? प्रस्फोट का मतलब होता है कि बहुत भारी वर्षा करना। अब है पश्चिमी जेट धाराएं, पश्चिमी जेट धाराएं जो चलती है कहाँ से, बंगाल की कौन सा, बंगाल की खाड़ी, उसके बाद में भूमध्य सागर वाला, उसके बाद में है पूर्वी जेट प्रवाह, जो पूर्वी जेट प्रवाह चलती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और यहाँ की तरफ से। उसके बाद में व्यापारिक पवने और ला नीनो। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रस्फोट करता है ना वो करता है पूर्वी जेट प्रवाह। दो प्रकार के दो प्रकार के जेट प्रवाह, पश्चिमी जेट प्रवाह लेके आता है पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी मानसून को, और पूर्वी जेट प्रवाह है वो प्रभावित करता है किसको, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होते हुए बांग्लादेश के पास में स्थित हो जाता है। उसके बाद में जो पूर्वी जेट पवनें होती है ना वो सारा के सारे मानसून को भारत में धकेल देती है, तो जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, मानसून प्रस्फोट कहते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या में मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, लगातार कई दिनों तक यह जारी भी रहता है, मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। और पूर्वी जेट प्रवाह भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। दो ही प्रकार के हैं, पूर्वी जेट प्रवाह और पश्चिमी जेट प्रवाह। नंबर 15 क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से है भारतीय मानसून के कथन?
पहला कथन है मानसूनी पवनें नियमित पवनें होती है। आपको बताया था कि किन किन पर कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है, किन किन पर नहीं पड़ता। तो उस प्रकार से है कि ये जो मानसूनी पवनें होती है वो नियमित पवनें होती है। नंबर 2, भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र जो तंत्र है ना, वो अरब सागर में उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की धारा है। एकमात्र तो नहीं हो सकता, आरिफ सर हमेशा ही बताते हैं कि कोई भी चीज एकमात्र आते हैं तो उसमें थोड़ा चेंज करोगे आप। उसके बाद में भारतीय द्वीपों पर, कौन से भारतीय द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके अलावा लक्षद्वीप है, जितने भी हैं वो भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। बिल्कुल सही बात है ये तो 100%, क्योंकि केरल में 1 जून को वर्षा होती है ना, तो जून से पहले 5 दिन है वो मई का 25, यानी कि 25 मई को वहां पर बरसात हो जाती है द्वीपों पर। तो भारतीय द्वीपों पर मानसून की पहली वर्षा होती है, तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है। यहाँ पर जो मानसून की वापसी होती है ना, वो भी सबसे बाद में होती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो भारत का पूरा चक्कर काटने के बाद में जब अक्टूबर और नवंबर में जब वापस मुड़ता है ताप मानसून, तो वापस करते हुए जाते हुए भी मानसून करता है, तो सबसे पहले भी वहां पर आता है और सबसे लास्ट में भी। ये 3 नंबर का तो कथन सही है। ऊपर वाला है कि भारत में वर्षा लाने का एकमात्र तंत्र अरब सागर है उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की धाराएं, नहीं, ये नहीं है मानसून वाला में, एकमात्र कारण नहीं है ये। उसके बाद में मानसूनी पवनें नियमित पवनें होती है। नियमित पवने का मतलब लगातार चलने वाली, जैसे व्यापारिक पवनें होती है ना, वो नियमित पवनें होती है। पछुआ पवनें होती है वो नियमित होती है, और ध्रुवीय पवनें होती है वो नियमित होती है। कभी हमने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं मानसून के बारे में, तो मानसूनी पवनें ये नहीं होती। तो केवल कथन 3 सही है। 1 2 3, हाँ केवल कथन 3 सही है। तो दो क्यों कथन है थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। कथन 1 असत्य है, क्योंकि मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती, लेकिन ये स्पंदन प्रकृति की होती हैं। उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित भी होती है। भारतीय मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक है। थोड़ा सा समय याद रखना इस चीज का, क्योंकि क्वेश्चन जितना सरल होता है ना उतना ही ज्यादा टफ होता है। कथन 2 भी असत्य है, क्योंकि भारत में वर्षा मानने वाले 2 तंत्र है। पहला है उष्ण कटिबंधीय अवदाब क्षेत्र, जिसे उष्ण कटिबंधीय मानसून भी कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में चीन के सागर में पैदा होता है। तथा दूसरा है उत्तरी भारत में मैदानी भागों में वर्षा करता है। जो दूसरा तंत्र है वो है अरब सागर का तंत्र, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा, जो भारत में पश्चिमी तट पर वर्षा करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, 3 सही है। बाकी 3 क्यों सही है वो, कि मानसूनी पवनों द्वारा सबसे पहले वर्षा है द्वीपों पर होती है, तथा मानसून की वापसी का क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह, अंडरलाइन करना है इसको, दिसंबर का प्रथम सप्ताह। कई बार पूछा पूछा जाता है कि जो मानसून है वो अंततः कब तक समाप्त हो जाता है भारतीय पूरे पूरे क्षेत्र से, तो दिसंबर के माह में हो जाता है, और जनवरी के प्रथम सप्ताह तक होती है इसका। इस समय देश के शेष भाग शीत ऋतु से प्रभावित होता है उसमें। नंबर 16 क्वेश्चन है, भारतीय मानसून की 2 शाखाएं बताई थी आपको। पश्चिमी जो शाखा है वो दर्रों से प्रवेश करती है, और जो पूर्वी शाखा है वो अराकायन न्योमा से टकरा कर क्या करती है, भारत में जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है ना उसके प्रभाव से भारत में प्रवेश करती है। तो ये कहता है कि भारतीय मानसून की अरब सागर की जो शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा मिलती कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर नहीं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर नहीं मिलती। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में नहीं, वहां भी नहीं मिलती। गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम में, अगर यहाँ भी उत्तर पूर्व आ जाता तो गलत हो जाता है। ये कहता है उत्तर पश्चिम में, जहां पर वो दलाई लामा रहता है ना, क्या नाम है उसका, हाँ नहीं याद आ रहा, धर्मशाला, धर्मशाला क्षेत्र में गंगा के मैदान में मिलती है यहाँ पे। और मुख्यतः एक ही क्षेत्र है धर्मशाला का क्षेत्र, वहां पर उत्तरी पश्चिमी भाग में मिल जाती है दोनों शाखाएं। दोनों शाखाएं कभी आपस में नहीं मिलती, ये तो कथन ही गलत है। ठीक है, उसके बाद में 17 नंबर, मराठवाड़ा, यानी कि मराठा कोई क्षेत्र है, मराठा क्षेत्र वाले इस पूरे भाग को मराठवाड़ा कहा है इसने। इसके अलावा एक और क्षेत्र है पुणे, और पुणे और बंगलुरु में कम वर्षा होने का कारण क्या है? पुणे का तो बहुत बार क्वेश्चन आया, सीधा क्वेश्चन पूछता है
पुणे में वर्षा होने का कारण क्या है? कारण क्या है कि पश्चिमी घाट का पूर्वी तट है वो, पूर्वी तट है तो वृष्टि छाया प्रदेश है। तो पूछता है यहाँ पे कि यहाँ वनों का प्रतिशत बहुत कम है। ठीक है, ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, हद से ज्यादा बार क्वेश्चन आने वाला है। इस क्षेत्र में प्रदूषण अधिक होता है, तो ये तो कोई बी नंबर ऑप्शन है, यह क्षेत्र है पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है। अभी मैंने इससे पहले भी शुरुआत में बताया था कि जहां पर गारो खासी और जयंतियां है ना, उन पर्वतों का जो दक्षिणी ढाल है ना, वहां पर तो वृष्टि ज्यादा होती है, परंतु इसका उत्तरी ढलान है ना, वो भी वृष्टि छाया प्रदेश है। तो कहीं आ जाए कि दो वृष्टि छाया प्रदेश मुख्य बनते हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी का वृष्टि छाया प्रदेश और एक है अरब सागर की मानसून का वृष्टि छाया प्रदेश। तो इन तीनों का नाम याद रखोगे, मराठवाड़ा, पुणे और बेंगलोर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इस कारण ये जगहों पर कम वर्षा होती है। कैटाबेटिक और रेनाबेटिक के प्रवाह से पवनों का ऊपर उठना और उसके बाद में नीचे अवतलन होना, वो थोड़ा ध्यान रखोगे। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ा दे रखा है कि अरब सागर में उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट को रोक देती है, और रोकते हुए वहां पर क्या पश्चिमी ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है ये। अतः यह पवनें तत्काल ठंडी होकर पश्चिमी घाट के पवनाभिमुखी ढाल पर पश्चिमी तटीय, यानी कि नाम दो तीन बार भी आ गया तो पश्चिमी नाम ही बता रहा है, तो पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तटीय मैदानी भाग पर 250 से 400 सेंटीमीटर की वर्षा करती है। और जहां पर इतनी वर्षा होती है ना, तो वहां पर वन कैसे पाए जाएंगे? सदाबहार वन पाए जाएंगे। इसके अलावा पहली वर्षा कहाँ पर करता है ये? बंगाल की खाड़ी में करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो वहां पर भी कौन से वन पाए जाएंगे? वहां पर भी सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो 250 से लेकर 400 सेंटीमीटर की अधिकतम वर्षा वो करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद यह पवनें नीचे उतरती है और गर्म होकर होने लगती है, तो इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित क्षेत्रों में नाम मात्र की वर्षा होती है। इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। ये अगर आपसे कहीं पूछ ले कि वृष्टि छाया प्रदेश जो अरब सागर की शाखा का वृष्टि छाया प्रदेश था, वो वर्षा कब प्राप्त करता है, फिर वर्षा कब प्राप्त करेगा? वो ज्यादातर वर्षा कब प्राप्त करेगा? वो वर्षा प्राप्त करेगा लौटते हुए मानसून से, क्योंकि लौटता हुआ मानसून जब उत्तर पूर्व से बांग्लादेश से सीधा दक्षिण पश्चिम में केरल की तरफ आएगा ना, तब वो उनके लिए क्या हो जाएगा? वृष्टि का जो क्षेत्र है ना, वो पवना भूमिखी हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत है, ज्यादातर तो वो करता है इसमें, यहाँ पे तमिलनाडु में करता है, कोरोमंडल पर। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख। नंबर 18 क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का कारण क्या है? कि देखो, वर्षा ऋतु भी आ गई और तमिलनाडु का तट भी सूखा रह गया, कारण क्या है? तमिलनाडु का तट है वो बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी शाखा के समांतर पड़ता है, एक तो समांतर हो जाता है। उसके बाद में क्या कहता है कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून की जो अरब सागर की शाखा है ना, उस शाखा का वृष्टि छाया प्रदेश है। तो दोनों ही सही है। जैसे राजस्थान अरब सागर की शाखा का जो मानसून की शाखा है ना, वो समांतर निकलती है ना, ठीक उसी प्रकार से जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ना, तमिलनाडु के तट से जो मानसूनी पवनें है ना, वो समांतर निकल जाती है यहाँ के तटीय भागों से। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि पूर्वी जो तटीय भाग है ना, वहां पर जो तमिलनाडु से होकर नीलगिरी तक का जो पर्वत श्रृंखला है ना, वो सीधा का सीधा यहाँ से यहाँ से मोड़ खाते हुए उत्तर की ओर बढ़ता है। तो इस कारण से क्या है, इन पर्वत श्रृंखलाओं के समांतर हो जाता है वो। तो समांतर वाला शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी तो वृष्टि छाया प्रदेश का तो हमने 1000 बार पढ़ा है। कहता है कि 1 नंबर 2 नंबर 1 2 दोनों सही है, 1 2 दोनों नहीं सही है। तो सी नंबर है, 1 और 2 दोनों ही सही है यहाँ पे। नंबर 19 क्वेश्चन है, मानसून की जो वर्षा है, उस मानसून की वर्षा की जो विशेषता है ना, उसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन है, कथन है। क्या कथन है? कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है ना, उनसे प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी प्रकार की है। ठीक है, क्योंकि मौसम के अनुसार बदलता है ये मानसून, तो मौसमी दक्षिणी पश्चिमी मानसून है।
मानसूनी वर्षा, जो मानसून की वर्षा है मुख्यतः रूप से उच्चावच तथा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। इनको नियंत्रण कौन करता है? इनको भू आकृतियां तो नियंत्रण करती है। जहां पर वन, जहां पर पर्वत ज्यादा होंगे वहां पर वृष्टि छाया प्रदेश बनाकर जितनी वर्षा होगी उसका 50% वहीं पर रोक लेगा, और जितना भी आगे निकलेगी तो उसको क्या है, स्थानीय भागों से, जलाशयों से, स्थानीय जल ग्रहणों से, तालाबों से क्या करेगी, नदियों वाले पेटे क्षेत्र से थोड़ा सा जलवाष्प ग्रहण करेगी और वापस रिचार्ज होती जाएगी। और कहाँ पर क्या है, वहां पर जो वन क्षेत्र भी नहीं है, समतल मैदान है, तो वहां पर क्या है, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। तो कहता है कि मानसून की वर्षा है ना, वो उच्चावच और किसी क्षेत्र की भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। बिल्कुल कथन सत्य है ये। नंबर 3 कथन है कि समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसून की वर्षा की मात्रा है वो घटने लगती है। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसूनी वर्षा की मात्रा घटने लगती है। बिल्कुल सत्य कथन है कि जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी के पास में कौन सा है, गारा खासी जयंतिया का भाग है, उसके अलावा बिहार का पटना भाग है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का है इलाहाबाद, यूपी का जो क्षेत्र है, उसके बाद में दिल्ली है, उसके बाद में पंजाब है, हरियाणा है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश है। जैसे जैसे ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे ना, समुद्र से जितने जितने दूर जाएगा ना, तो इसमें जो मानसून का जो प्रचंड वेग है ना वो घटता जाएगा, और एक ऐसा स्थान आ जाएगा जहां पर वर्षा मात्र 15 सेंटीमीटर या फिर 150 मिलीमीटर ही कर पाएगा। और वो कौन सा रहता है स्थान? वो रहता है राजस्थान का पश्चिमी भाग है, हिस्सा है, जो हमने इसमें पढ़ा था पहले वाले क्वेश्चनों में, कि इन वर्षाओं द्वारा राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो 150 मिलीमीटर वर्षा ही प्राप्त करता है। तो 3 नंबर कथन भी बिल्कुल सत्य है। नंबर 4 कथन क्या कहता है कि मानसून की वर्षा का स्थानिक वितरण असमान, एक समान है। एक समान कैसे है? ऊपर वाला, या तो फिर ऊपर वाला सही होगा 2 नंबर ऑप्शन, या फिर 4 नंबर सही होगा। कहता है कि मानसूनी वर्षा का जो स्थानिक वितरण है ना, एक एक स्थान पर वितरण जो दे रही है वो कहीं पर 50 सेंटीमीटर है, कहीं पर 25 सेंटीमीटर है। ये तो कहता है कि सभी जगह बिल्कुल समान है। 400 सेंटीमीटर वर्षा है, 400 मिलीमीटर है तो 400 मिलीमीटर, 300 है तो 300, 50 है तो 50, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर उच्चावच और भूआकृतियां क्या करती है, मानसूनी पवनों को नियंत्रित करती है। तो 4 नंबर का गलत हो जाएगा। बाकी देख लो 4 किस में है, सी और डी में नहीं है, बी वाले ऑप्शन में 1 2 3, हाँ ये तीनों ही कथन सत्य है। कि असमान कैसे है कि कहीं कहीं पर तो 12 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, कहीं पर 400 सेंटीमीटर है, तो समान कैसे हो गया? कोई पूछना हो तो बता देना भाई बीच में। उसके बाद में 20 नंबर का क्वेश्चन है मानसून का विच्छेद। हमने पढ़ा था कि अलग अलग राज्यों में मानसून का विच्छेद है वो अलग अलग प्रकार से है। विच्छेद क्या होता है कि उनके बीच में दूरियां, एक दिन बरसात हो गई, 2 दिन रुक गई, फिर तीसरे दिन बरसात हो गई, 3 4 5 दिन लगातार रही, फिर उसके बाद में 6 दिन रह गई, बरसात इकट्ठा हो गई। इस कारण से कहते हैं कि एक महीने में मात्र जो है ना, कई कई जगह 15 दिन वर्षा होती है, कई जगह 10 दिन होती है। तो औसत वर्षा के दिनों की संख्या भी अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, वर्षा के दिनों की संख्या। तो कहता है कि मानसून के विच्छेद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? उत्तर भारत, उत्तर भारत पूरा कह रहा है, दक्षिणी पठारी भाग से जस्ट ऊपर है, उत्तर का पूरे राज्य आ गए इसमें। उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेद उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है ये। हमने चक्रवातों की संख्या पढ़ी थी कि जनवरी में कितने हो जाते हैं, अप्रैल मई जून में कितने हो जाते हैं, जुलाई सितंबर अक्टूबर में कितने हो जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में सबसे ज्यादा देखा था हमने। इस प्रकार से कहता है कि उत्तर भारत में मानसून का विच्छेद है ना, जो इनमें दूरियां पैदा करता है, वो कारण क्या है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पैदा कहाँ होते हैं, पैदा हमेशा 100% होते हैं वो समुद्री भागों में पैदा होते हैं। स्थल भागों पर तो पैदा ही नहीं होते, स्थल भागों से थोड़ा बहुत रिचार्ज होते हैं वो। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जो संख्या है ना, उन संख्या में कमी है। 5 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, जनवरी में तो एक ही आ रहा है, और वहीं अक्टूबर नवंबर में 35 से 36 चक्रवात आ रहे हैं। तो इस कारण से ऊपर वाला कथन सही है। 2 नंबर क्या कहता है कि, देखो समस्या उत्पन्न हो गई यहाँ पे,
है सत्य कथन है। चलो पढ़ लेता हूँ मैं पहले, उत्तर देख लिया क्या। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आना है। पश्चिमी का जो तट है ना, उस पर मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्ण चक्रवातों का आना है। देखते हैं इसको। गलत कथन इसमें क्या है, 2 नंबर का कथन है वो गलत है, सही है। 2 नंबर वैसे तो सही सा लग रहा है मेरे को, परंतु इसमें समस्या क्या उत्पन्न हो रही है कि पश्चिमी तट पर जो मानसून का विच्छेद है ना, उसका प्रमुख कारण है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का आना है। देखो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएंगे तो मानसून विच्छेद कैसे होगा। भी एक तो 2 दिन बाद में आ गया, दूसरा तीसरे दिन भी आ गया, चौथे दिन भी आ गया। तो ये कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का आना, आ रहे हैं दूसरे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन, 15वें दिन, 20वें दिन, 25वें दिन आ रहे हैं, तो फिर मानसून विच्छेद कैसे हो गया। ऊपर वाले में तो स्पष्ट बात हो रही है कि चक्रवातों की संख्या की कम हो जाना, कम होना ही विच्छेद है, कि 5 दिन ही नहीं आए, एक जगह तो 15-15 दिन कुछ नहीं आया, तो वो विच्छेद हो गया 15 दिन का। तो 2 नंबर का कथन है वो गलत हो गया। ठीक है। पश्चिमी तट पर तो वैसे ही नहीं आते हैं। पश्चिमी तट पर तो क्या है, पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है ना, सबसे ज्यादा वो जितनी वर्षा प्राप्त करनी होती है तो वो उतनी कर लेता है मानसून के प्रारंभिक अवस्था में। इसके अलावा वहां पर छुटपुट है वो सारा का सारा वो आता रहता है। थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं कि मानसून विच्छेद कहा जाता है किसको, कि 1 या 2 सप्ताह या कई सप्ताह तक वर्षा न होना मानसून विच्छेद है। अच्छा लाइन है ये। उसके बाद में उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या का कम होना है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ICTZ की स्थिति में बदलाव आने से भी होता है। ठीक है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है, कब होता है, जब आर्द्र पवनें तट के समांतर बहने लगती है। हाँ, समांतर बहती है ना, तब होने लगता है, क्योंकि वो बरसात नहीं करेगी। आ तो रहे हैं उसी दर से, मतलब 5 आने थे तो 5 ही आ रहे हैं, परंतु क्या है कि अगर वो आर्द्र पवनें तट के समांतर बहने लग गई, जैसे कि राजस्थान में प्रवेश करने वाला अरब सागर का जो मानसून है, वो केरल से प्रवेश नहीं करता, केरल से उसके बाद में कर्नाटक ऐसे होते हुए नहीं आता, वो सीधा प्रवेश करता ही गुजरात से है। तो अरब सागर की शाखा के भी 3 हिस्से हैं, एक तो केरल से प्रवेश करता है, एक ही गोवा और महाराष्ट्र कर्नाटक से प्रवेश करता है, गुजरात के काठियावाड़ से प्रवेश करता है। तो हमारे यहाँ जो वर्षा करता है ना, वो गुजरात काठियावाड़ वाला है मानसून, जो अरावली के समांतर चला जाता है, जिस कारण राजस्थान में क्या होते हैं, वर्षा में जो मानसून विच्छेद आ जाता है। उसके बाद में है 3 नंबर, इसी में पॉइंट था कि राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है, कब होता है, कि जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर, निम्न यानी कि निचले स्तरों पर तापमान की विलोमता हो जाती है। तापमान है वो अधिक हो जाता है, नीचे क्षेत्रों में होना तो कम ही होना चाहिए था, तो इस कारण से ज्यादा होने के कारण क्या है, विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। ये थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए अलग से लिख लोगे आप। ये राजस्थान में इसका क्या कारण है, कारण है इसका वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता। तापीय विलोमता एक टॉपिक भी है अपने फर्स्ट ग्रेड का। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से, जो निम्नलिखित है उनमें से कौन सा कथन सत्य है। मानसून के पीछे हटने, मानसून कब हटता है पीछे, मानसून हटता है जब वो पूरा चरम सीमा तक पहुंच जाता है, कहाँ पर, उत्तर के मैदानों में पहुंच जाता है। तब वहां पर क्या होता है, वहां पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, उस समय सूर्य कहाँ पर पहुंच जाता है, सूर्य पहुंच जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। अब वो दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच गया, वहां के तटीय भागों को, वहां के स्थलीय भागों को गर्म करेगा, गर्म करेगा तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा तो उस पवन को, जो उत्तर के मैदानों में पहुंची है ना, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब वो आकर्षित करेगा ना, तो वो व्यापारिक पवनों को, उत्तर पूर्व से जो निकल रही है व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध की, उनकी चपेट में आते हुए क्या करेगा, वो पीछे लौटेगा। तो ये कहता है कि मानसून के पीछे लौटने या पीछे हटने को मानसून का निर्वर्तन कहते हैं। बिल्कुल बात सही है ये। मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून का निर्वर्तन अक्टूबर नवंबर माह में होता है, सितंबर अक्टूबर में होता है। लौटती हुई मानसून पवनें अरब सागर से जल वाष्प ग्रहण करती है, बिल्कुल गलत बात है ये।
कैसे बात है कि लौटता हुआ मानसून है वो यहाँ से अरब सागर से नहीं, वो बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करता है, और बंगाल की खाड़ी से जो जल वाष्प ग्रहण करता है ना, उसको सीधा लाकर डालता है तमिलनाडु क्षेत्र में, कोरोमंडल तट पर। तो लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जल वाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करता है। नहीं, कहाँ तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ये, थोड़ा बहुत मैचिंग करता तो भी तो इस पर चर्चा करते। कहाँ तो अरब सागर रह गया, कहाँ तमिलनाडु रह गया, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यापारिक पवनें, जो इनको लाने में सहायक होती है। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखें ना, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हैं, तो अगर आंतरिक भागों में भी रिचार्ज हो जाता है ये थोड़ा बहुत, परंतु इतना नहीं होता। परंतु जो वर्षा तमिलनाडु पर वर्षा होती है ना, वो होती है बंगाल की खाड़ी के जलवाष्प ग्रहण करने से होती है, लौटते हुए मानसून से। कहते हैं कि मानसून के व्याख्या है इसमें कि मानसून के पीछे हटने या लौटने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। कहा जाता है सितंबर में आरंभ, सितंबर के महीने में तो आरंभ होती है उत्तर पश्चिमी मानसून के पीछे हटने लगता है, मध्य अक्टूबर तक आते हुए दक्षिणी भारत को छोड़कर समस्त, मध्य अक्टूबर तक समस्त भारत को छोड़कर भारत से निर्वासित हो जाता है। मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़कर, कहने का मतलब दक्षिणी भारत को तो छोड़कर बाकी सभी भारतीय भागों से निकल जाता है। तो दक्षिणी भारत में कब होता है, तो ये होता है मध्य अक्टूबर में। तो मध्य अक्टूबर पूरा का पूरा अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में पूरा भारत को ही छोड़ देती है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि पूरा मानसून भारत से कब निकल जाता है, तो लगभग है नवंबर दिसंबर में निकल जाता है। कथन दो असत्य है, क्योंकि लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है। वो आ गया ना, जो उत्तर पूर्वी मानसून, ये उत्तरी पूर्वी वही है व्यापारिक पवनें से मानसून में तमिलनाडु में वर्षा होती है। नंबर 22 क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में वर्षा होती है कैसे? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा, पूर्वी विक्षोभों के द्वारा, और वर्षा का कारण स्पष्ट नहीं है। अभी तो बताया था, उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें होती है ना, उनके द्वारा होती है। और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें अपने साथ आर्द्रता लेके आती है ना, तो इस कारण से उसका नाम उत्तरी पूर्वी मानसून हो जाता है। तो इस कारण से उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, वही मानसून होता है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है ना, तो वो क्या है कि अक्टूबर नवंबर में जो ना उत्तरी मैदानी भागों में ठहर जाता है, वहां पे उच्च वायुदाब का, पहले निम्न वायुदाब का क्षेत्र था, तो उसको भरकर वहां पर ठहर गया वो। अब वो वापिस दक्षिण में सूर्य के चले जाने से क्या है, वो उन पवनों के चपेट में आ जाता है और वापिस इस तरफ अग्रसर हो जाता है। व्याख्या इसकी, तमिलनाडु में वर्षा है वो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। जब मानसूनी पवनें भारतीय उपमहाद्वीप से लौटने लगती है, तब वे बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है तथा उत्तरी पूर्वी मानसून में तमिलनाडु में वर्षा करती है। अच्छा क्वेश्चन इसका ये बन सकता है कि उत्तरी पूर्वी मानसून है वो किन पवनों की चपेट में आता है या किन पवनों के द्वारा गति करता है, तो वो करता है व्यापारिक पवनों की, जो किसकी तरफ अग्रसर हो रही है, भूमध्य रेखा की तरफ अग्रसर हो रही है। और इसके अलावा ये भी है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो भारत में प्रवेश किया है, कहाँ से, 40 डिग्री देशांतर से लेकर 60 डिग्री देशांतर के बीच का जो गैप है, वहां से प्रवेश किया है। तो प्रवेश करने से पहले वो किन पवनों की चपेट में था, वो था दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की चपेट में था वो पहले, जिन्होंने क्या किया, कोरियोलिस बल के कारण क्या है, उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही प्रवेश किया, तो प्रवेश करते ही 40 से 60 दक्षांतरों के बीच में क्या है कि उन्होंने अपना दाईं ओर मुड़ गई, दाईं ओर मुड़ते ही जो भारत का बड़ा विशाल खंड था ना, उसके सामने वो रहा, तो वो रहा, तो उसके कारण वहां पर वर्षा हो गई। तो अगर आपसे पूछ ले कौन सी पवना है वो सबसे ज्यादा वर्षा करती है भारत में, तो व्यापारिक पवनें सबसे ज्यादा वर्षा करती है भारत में। सारे मानसून है वो इसी से संबंधित है, केवल शरद ऋतु के मौसम को छोड़कर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन, जो वापस लौटने का समय है, का प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है कि वो वापस लौट रहा है? तो कारण क्या है इसमें है कि पहला है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातीय अवदाब, ठीक है। उसके बाद में पूर्वी जेट स्ट्रीम,
पूर्वी जेट स्ट्रीम तो बंगाल की खाड़ी का जो होता है उसको भारत के मुख्य भाग में धकेलता है, ठीक है, वो तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में सूर्य का दक्षिणायन होना, ठीक है, ये ज्यादा है। पश्चिमी विक्षोभ, ये भी सही नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ तो कैसे भी नहीं हो सकता। बी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ज्यादा इसका जो फिक्स है वो मैं ये बता रहा था कि उत्तर में जब जहां पर मानसून मैदानी भागों में होता है तब तक सूर्य क्या कर लेता है, अक्टूबर नवंबर में वहां पर होता है, तो उस समय क्या होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य को कहाँ होना चाहिए था, मार्च और सितंबर में, और 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पर हो जाता है, मकर रेखा पर होता है। और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। 21 मार्च को कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। तो मार्च और सितंबर में भूमध्य रेखा पर होता है और दिसंबर में कर्क रेखा पर होता है, नहीं कर्क नहीं, मकर रेखा पर होता है। उस समय जस्ट जो मानसून होता है ना, उसकी हवाएं कहाँ पर होती है, भारत के उत्तरी मैदानों में होती है। तो उस निर्वर्तन का मुख्य कारण क्या है, कारण तो और भी बन सकते हैं। कारण बन सकते हैं कि दक्षिणी भागों में या दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनना, जिसके कारण भी तो संचालित हो सकती है। दूसरा ये भी तो कह सकता है कि जो पवने हैं, कौन सी पवने, जो व्यापारिक पवने हैं उनकी चपेट में आ जाना, वो भी तो एक कारण हो सकता है। परंतु इनमें जो फैक्ट है ना, सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कि सूर्य का दक्षिणायन होना ही इसका मुख्य कारण माना गया है निर्वर्तन का। बाकी इससे कोई संबंध नहीं है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं या नहीं बनते हैं। कहता है कि अक्टूबर और नवंबर महीने में मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। यह मानसून पीछे हटने का समय भी होता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान में स्थित निम्न वायु दाब की द्रोणी भी, जो निम्न वायु दाब की द्रोणी थी गंगा के मैदान में स्थित है, भी दक्षिण की ओर जो खिसकने लग जाती है, आरंभ कर देती है, जिससे क्या है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है ना, वो कमजोर पड़ने लग जाता है। और दिसंबर के मध्य में, अब देखो 12वां महीना है दिसंबर, और 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर के बाद में लगभग दिन बचते हैं 7, 22 दिसंबर, जब मकर रेखा पर होना है सूर्य को। मध्य दिसंबर के लगभग निम्न वायुदाब का केंद्र है वो प्रायद्वीपीय भारत को पूरी तरह से हट चुका होता है यहाँ से, यानी हट चुका हो यानी कि यहाँ का निम्न वायुदाब का क्षेत्र है ना, वो पूरा का पूरा उच्च वायुदाब से भर चुका होता है। तो यहाँ पर उच्च वायुदाब बन गया और दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया। कार्तिक मास की उमस, जिसमें क्या होता है कि हमें सांस लेने में और उसके अलावा उमस होती है, जिसमें मनुष्य है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, उसकी बात कर रहा है। कार्तिक माह की उमस का संबंध किससे है, मानसून के आगमन से, मानसून के प्रस्फोटन से, मानसून के विच्छेद से, और मानसून के निवर्तन से, मानसून के निवर्तन से। क्योंकि उस समय तो मानसून का निवर्तन होता है, मानसून के आगमन होता है तब हमें इतनी हबड़ास वगैरह महसूस नहीं होती, ठीक है। तो मानसून का निवर्तन होता है, तो निवर्तन होने के कारण क्या होता है कि जमीन के अंदर जितनी भी जलवाष्प होती है ना, वो सूर्य की तेज गर्मी से या फिर इसके अलावा जितनी भी गर्मी होती है ना, उसमें जलवाष्प भर जाते हैं। जब जलवाष्प भर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जैसे ही मनुष्य उसमें क्या होता है, सांस लेता है ना, तो जलवाष्प और उसके कारण क्या है, गैसों के कारण वहां पर उमस होने लगती है, फिर चिपचिपा मौसम हो जाता है, कपड़े वगैरह सब कुछ है वो हमें अच्छे नहीं लगते, थोड़ा थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये मानवीय पर्यावरण को भी ज्यादा प्रभावित करता है। तो इसे कार्तिक माह की उमस कहते हैं। चैत्र माह की उस उमस, या इसके अलावा कोई और महीना है तो वो थोड़ा ध्यान रखना, ये कार्तिक माह की उमस है। उसके बाद में कार्तिक माह की उस उमस का संबंध मानसून के निवर्तन से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाइन। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश होता है वो स्वच्छ होता है, ठीक है। रात्रि होती है ना, रात्रि में अ, जो रात्रि का मौसम होता है वो अच्छा होता है, सुहावना होता है। तापमान बढ़ने लगता है, जमीन में अभी भी नमी है, और उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं में मौसम होता है ना, वो कष्टदायी हो जाता है। इसे ही कार्तिक माह की उमस कहा जाता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में उत्तर भारत में मौसम सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा होती है, उस समय होती रहती है, यानी कि उस समय हो रही होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर माह में वर्षा की अधिक वर्षा वाले, अक्टूबर और नवंबर माह वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं, ठीक है। शीत ऋतु में, 25 नंबर क्वेश्चन है, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में वही जो सर्दियों में हमारे यहाँ पर, शीत ऋतु में गोदावरी, दक्षिणी भारत की बात हो रही है, कावेरी, कृष्णा,
इन नदियों का जो डेल्टाई प्रदेश है ना, जो पूर्वी तटीय भाग पर बनता है, उन डेल्टाई प्रदेशों में आने वाला जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ना, वो किस महासागर में उत्पन्न होता है? अंडमान सागर में, उसके बाद में अरब सागर में, उसके बाद में दक्षिणी चीन सागर में, उसके बाद में हिंद महासागर में। तो अब देखो, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये जो नदियां कहाँ पर डेल्टा अपना बंगाल की खाड़ी में डालती है, और बंगाल की खाड़ी का यहाँ पर नाम ही नहीं है। सिर्फ एक नाम है, अंडमान सागर, अरब सागर। अरब सागर तो पश्चिम में आ गया, दक्षिणी चीन सागर तो बहुत दूर का हो गया, प्रशांत महासागर का हो गया। उसके बाद में दक्षिणी हिंद महासागर हो गया, अ, श्रीलंका का, श्रीलंका के दक्षिण का भाग है वो दक्षिणी हिंद महासागर है। तो इसमें अंडमान सागर ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पे, अगर बंगाल की खाड़ी नहीं दे रखा है तो। ऑप्शन क्या है इसका? ए नंबर है, सही है। नवंबर माह के आरंभ में, ठीक है इसको वैसे तो। इसका नीचे वाला पढ़ लेते हैं। गोदावरी कृष्णा कावेरी इन नदियों में बने घने बसे डेल्टाई प्रदेश है, जहाँ चक्रवाती तूफानों का शिकार बनते हैं, और यहाँ का तटवर्ती भाग है वो सबसे ज्यादा जनमाल धन की हानि होती है। यहाँ पे हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ पर्वतीय चक्रवातीय तूफान है वो कि पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार के तटों से भी टकराते हैं, क्योंकि मुंबई है, कोलकाता है, पारादीप बंदरगाह है, इसके अलावा विशाखापत्तनम है, इसके अलावा भारत का उसका जो स्पेस सैटेलाइट है वो भी पूर्वी तटीय भाग पर ही है। तो यहाँ पर क्या है, जलमलदान की ज्यादा हानि होती है। तो म्यांमार के तट से टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों के कारण होती है, जो चक्रवातों के रूप में होती है। ऐसे चक्रवातीय तूफान अरब सागर में कम उठते हैं, अरब सागर में कम उठते हैं। अरब सागर किस तरफ रह गया? भारत के मुख्य भूमि के पश्चिम भाग का, वहां पर कम उठते हैं। हालांकि ज्यादा कहाँ पर आते हैं? वो पूर्वी भाग में आते हैं। हमने पढ़ा था ना, सबसे ज्यादा इसका एक इंडेक्स भी दिया हुआ है, वो थोड़ा याद रखना कि अरब सागर में टोटल एक वर्ष में कितने हैं वो अवदाब वो बनते हैं, और बंगाल की खाड़ी में कितने बनते हैं। वो 150 से ज्यादा थे बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में समथिंग थे 83, 85, 87, यहाँ तक का कोई आंकड़ा था। 26वां क्वेश्चन है, शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है? हमने बात की थी एक बार। ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है कि जो कैस्पियन सागर है ना, वहां से पवन चलती है ठंड पड़ने के समय में, परंतु जो मानसून उड़ता है ना, वो उड़ता है भूमध्य सागर से। ठंड पड़ने के समय जब वहां से जो ठंडी पवन चलती है ना, वो पवन कहाँ से चलती है? वो पवन चलती है कैस्पियन सागर से। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठंड पड़ने का कारण क्या है? नंबर एक, समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छी बात भी यही है कि समकारी प्रभाव है ना, उससे दूर है, क्योंकि समकारी प्रभाव भारत के दक्षिण में ही पाया जाता है। उत्तरी भारत में विषम जलवायु पाई जाती है, तो विषमकारी प्रभाव है उत्तरी भारत में। नंबर दो है, उत्तरी जो पूर्वी मानसूनी पवने है ना, वो उत्तरी पूर्वी मानसूनी मानसूनी पवने हमेशा अपने साथ में क्या लाती है? ऊर्जा लेकर आती है। और जो ऊर्जा होती है ना, कई बार नहीं देखा कि सर्दी में जब वर्षा ज्यादा होती है, बरसात होने ठंड ज्यादा पड़ती है, तो ठंड पड़ने के बाद में अगर बरसात हो जाए तो मौसम सुहावना हो जाता है। तो जैसे ही वर्षा आएगी ना, तो वर्षा के साथ में हमेशा ही गर्मी आती है। कैसे आती है? क्योंकि जैसे ही उन्होंने जो वर्षा की जो बूंदे होती है ना, वो क्या करती है कि ऊष्मा को ग्रहण करती है, और जैसे ही वो ऊष्मा की बूंदे नीचे गिरती है ना, तो वो ऊष्मा का त्याग करती है। वो हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा था थोड़ा सा। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने ये इससे संबंधित नहीं है। उसके बाद में क्या कहता है कि निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमालय में उस समय क्या होता है? जनवरी फरवरी में क्या होता है? दिसंबर में हिमपात होता है वहां पे। और जो हिमपात के रूप में जहाँ जमी हुई बर्फ होती है ना, वही हिमालय की नदियों को वर्ष भर बहने में सहायक होता है। ये भी लाइन आई थी एनसीईआरटी में। उसके बाद में क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, हाँ ये भी एक कारण है। पश्चिमी विक्षोभ होता है ना, वो उन ठंडी पवनों को लाने में सहायक होता है। तो इसमें एक, दो, तीन, चार, दो सही नहीं है थोड़ा बहुत। एक दो, एक दो, हाँ, एक तीन चार है ना, वो सही है बिल्कुल कथन। दो वाले सही नहीं है। इसको थोड़ा सा ना आप व्यवहारिक रूप से समझना इस चीज को।
कि उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने है ना, वो ठंड लाने में, पड़ने में कारण क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा ही जो, कभी भी देखना, अभी अब सर्दी का मौसम आने वाला है, चल भी रहा है थोड़ा बहुत, अगर आज भी बरसात हो जाए ना, तो मौसम कितनी भी ठंड पड़ रही हो, शीतलहर कितनी भी चल रही हो, बरसात होते ही क्या है, मौसम बिल्कुल सुहावना हो जाता है और गर्मी का मौसम हो जाता है, क्योंकि बादल छा जाते हैं आसमान में, और बादल आसमान में छाने के कारण क्या होता है, जो पार्थिव विकिरण होती है उन बादलों से टकराकर वापस धरती की ओर वापस लौट जाती है। इस कारण यहाँ का जो तापमान है ना, वो अधिक हो जाता है। अधिक होने से क्या है कि सापेक्षिक आर्द्रता और इसके अलावा जो उसमें जो अनुपात में है ना, वो बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसका पढ़ ही लेता हूँ इसकी व्याख्या। उत्तर भारतीय राज्य, उत्तर भारतीय, सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारतीय राज्यों की बात कर रहा है। दक्षिणी भारतीय राज्यों में ठंड नाम की कोई चीज ही नहीं होती। वहां के बच्चों को आज तक ये पता नहीं है कि ठंड भी होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो दक्षिणी भारतीय जो तटीय इलाके हैं वहां पर इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। तो उत्तरी भारत का जो समुद्री है वहां पर समकारी प्रभाव है, होने से कारण क्या है, महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं वो, अर्थात सर्दी में अधिक ठंड और गर्मी में मौसम अधिक रहता है वहां पे। सर्दी में अधिक ठंड, हाँ हाँ सही है, समकारी प्रभाव से दूर है उत्तर वाले। ठीक है, वही सही है, विषम भी बोल सकते हो आप इसको। नंबर 2 है निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियां, हिमपात होती है और शीतलहर उत्पत्ति का कारण भी है। यह 3 नंबर लाइन है, यह आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखोगे। कैस्पियन सागर वाला और तुर्कमेनिस्तान, दो नामों का एनसीईआरटी में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारत में शीतलहर का मुख्य उत्पत्ति केंद्र यही है, कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवने। किसकी ठंडी पवने? कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवने, न कि किसी हिमालय की, न किसी ग्लेशियर की। वो वहां की ठंडी पवने नहीं है। कहीं आप ये कर दो कि अरब मरुस्थल है या फिर मंगोलिया का मरुस्थल है, वहां से ठंडी पवने आती है जो हिमालय को पार करके उत्तरी मैदानों में छा जाती है, जिससे ठंड बढ़ जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये सारी जो ठंडी पवनें आती कहाँ से? कैस्पियन सागर से और तुर्कमेनिस्तान के इलाकों से आती है ठंडी पवनें, जो उत्तरी भारत में शीतलहर लाती है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तरी पश्चिमी भाग, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो इलाका है, तो वहां पर क्या है, पश्चिमी भागों में पाला व कोहरा पड़ता है। पाला व कोहरा के बारे में हमने जिक्र किया था। नंबर 27 क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप त्रिकोण रूप में है, में शीत ऋतु में जो विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप, शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप है ना, उसके तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है, ताप का अंतर अधिक होता है, ताप का अंतर अधिक होता है, तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कम होता है। पहले तो इसी को देख लेते हैं। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप जो दक्षिण का भारत है, वहां पर तटीय भागों में, और देखो बिल्कुल तट के पास में, ताप का अंतर अधिक होता है। नहीं, ये बात गलत है। ताप का अंतर अधिक कैसे होगा? ताप का अंतर होता है कि रात्रि का तापमान है वो -5 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस, और दिन का तापमान है वो है 32 डिग्री। जब 32 और -4 का जो अंतर देखेंगे ना, तो वो होता है ताप का अंतर। परंतु ताप का अंतर तो न्यून होता है यहाँ पे। रात्रि का तापमान रहता है 29 डिग्री और दिन का तापमान रहता है 32 डिग्री, तो 29 और 32 में अंतर कितना हो गया? 29 नहीं, 29.5। 29.5 और 32 में लगभग 3 1 4 इतना या 2.5 3 का ही अंतर रहता है, तो न्यूनतम अंतर रहता है। तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कम रहता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तो ज्यादा रहता है। राजस्थान में यहाँ पर क्या होता है, चूरू क्षेत्र में दिन का तापमान रहता है वो लगभग 32 डिग्री का तापमान रहता है, और रात्रि में कई कई बार तो यहाँ पर जो बर्फ पड़ने की भी स्थिति आ जाती है। सबसे शुष्क स्थान, ठंडा स्थान यही है राजस्थान वाले क्षेत्र। तो दिन का तापमान और रात का जो तापमान है ना, उन दोनों का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा है। ऊपर वाली का लाइन तो सिरे से ही गलत है। उसके बाद में इस ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप की शीत ऋतु में उत्तरी और पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। हाँ बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि महाद्वीप में प्रभावित होती है, मैदानों में प्रभावित नहीं होती। क्योंकि देखो, जहां से कर्क रेखा गुजरती है ना, उसके जस्ट नीचे पूरा का पूरा त्रिभुजाकार में प्रायद्वीप है, जो त्रिभुजाकार में उल्टे त्रिभुज में, इससे जस्ट ऊपर है मैदानी भाग। तो ये बात कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु में
पवने कौन सी चलती है? पवने तो शीत ऋतु होते हैं, ग्रीष्म ऋतु, पवने तो वही चलेगी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने प्रवाहित होती है, बिल्कुल कथन सत्य है। नंबर 3 है शीत ऋतु में, कहाँ की शीत ऋतु? भारतीय उपमहाद्वीप की। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान, शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिम, उत्तर जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है और दिल्ली है, एक तो उत्तर वाला ये हो गया, उसके अलावा उत्तर पश्चिम राजस्थान है, इसके अलावा ये है पंजाब है, हरियाणा है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ, हाँ ये तो बात सही है। भारत के उत्तर पश्चिम या उत्तर में जो पश्चिमी विक्षोभ से होती है शीत ऋतु में वर्षा, ये भी लाइन सही है। ये तो इस पर तो बहुत चर्चा हो गई आज। तो कथन है वो बताने हैं, कथन असत्य कथन बताने हैं। केवल एक सत्य, केवल एक और दो, दो और तीन चार, दो व तीन तो सत्य है, असत्य एक ही होगा, एक असत्य। हाँ उत्तर एक सही है। केवल कथन एक है ना वो असत्य कथन है, वो उल्टी बातें कर रहा है बस उसके बारे में, बाकी तो उस कथन है थोड़े बहुत अगर आंकड़े आगे पीछे कर दे तो वो बिल्कुल सही हो जाए। क्षेत्र को थोड़ा आगे पीछे लिखा है उसने, बाकी इसकी व्याख्या है वो आप पढ़ लेना, ज्यादातर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वही बातों को घुमा फिर के कहा गया है बस। नंबर 28 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन है वो ग्रीष्म ऋतु, जो ग्रीष्म ऋतु में चक्रवातीय वर्षा होती है, दो मानसूनी पवनें होती है, उसके बारे में सत्य कथन कौन से है वो बताने हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है, यानी कि उत्तर भारत में औसतन कम तापमान रहता है और दक्षिणी भारत में ज्यादा रहता है। कब? जब ग्रीष्म ऋतु आती है। तो ग्रीष्म ऋतु आती कब है? जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है। कर्क रेखा पर कब होता है? जब होता है भारत के बिल्कुल मध्य में। तो यह तापमान भारत को, जब सूर्य कर्क रेखा से ऊपर तो 1 सेंटीमीटर ही नहीं बढ़ सकता, कर्क रेखा से ऊपर तो 1 इंच भी नहीं जाएगा। तो ये जाएगा कहाँ से? पूरे दक्षिणी भारत को पार करते हुए जाएगा। जब दक्षिणी भारत को पार करते हुए जाएगा तो पहले तापमान कहाँ बढ़ेगा? पहले तापमान बढ़ेगा श्रीलंका में, फिर केरल में, फिर तमिलनाडु में, कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, यहाँ तक बढ़ेगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, ITCZ है वो उत्तर की ओर खिसक जाती है, इस कारण से उत्तरी मैदानों में सबसे ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये उल्टी बात है, ये तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर बढ़ता है, नहीं दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। नंबर 2 कथन है, भारत के उत्तर पश्चिमी, जो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है, भारत के उत्तर पश्चिम में अंत उष्णकटिबंधीय ITCZ क्षेत्र के केंद्र में, ITCZ के केंद्र में दोपहर के बाद लू चलती है, दोपहर के बाद लू चलती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि उष्ण जो ITCZ है कहाँ पे? कर्क रेखा से जस्ट ऊपर की तरफ है, 25 डिग्री के ऊपर है, तो लू चलती है दोपहर के बाद में। कई बार तो सुबह सुबह ही शुरू हो जाती है, सुबह नहीं, लगभग 9 10 11 बजे के बाद में, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य प्रचंड आएगा, अपने स्तर पर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो उससे क्या है कि लू शुरू हो जाती है। नंबर 3 है, प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि तापमान के प्रभाव के कारण दक्षिणी भारत में क्या होता है कि जितना ज्यादा तापमान होना था ना वो जलीय भागों पर गिरा, गिरते ही क्या हुआ, जल को वाष्पीकृत किया, और वाष्पीकरण ने क्या किया, वहां के मौसम में फैलकर वहां के तापमान को बिल्कुल स्टेबल कर दिया। परंतु उत्तरी भारत में क्या होता है, उत्तरी पदार्थ में पठार भी है, मैदान भी है और मरुस्थल भी है। जैसे जैसे मरुस्थलों पर पाए जाएंगे ना, तो जैसे जैसे क्या होगा कि मरुस्थल गर्म होगा, गर्म होने से क्या है कि जो पार्थिव विकिरण है ना वो सबसे ज्यादा 70 से 80% क्या है, मौसम को ज्यादा गर्म कर देती है। तो इस कारण क्या है, प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, बिल्कुल बात सही है। समुद्री प्रभाव या फिर वहां की जलवायु के कारण। कथन एक है, कथन 2 व 3, चलो ऊपर वाला तो गलत हो ही गया फिर। तो 2 व 3 है वो सही है, 2 व 3 भी सही है बिल्कुल।
ITCZ का थोड़ा सा ध्यान रखना आप। लू को भी थोड़ा देख सकते हो कि दोपहर के बाद में शुष्क हवाएं चलती है, जैसे कई बार कहते हैं ना कि लू लग गई इसके, तो दोपहर शाम में रात को भी क्या है क्या इसका प्रभाव रहता है। धूल भरी आंधियां चलती है, ये यहाँ का मौसमी है। बाकी मैदानी भागों में इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे मैदानी भागों में भी पड़ता है इसका प्रभाव, क्योंकि मैदानी भागों में क्या है बिल्कुल समतल जगह होती है, और लू की स्पीड होती है ना, वो दिल्ली से लेकर वेस्ट बंगाल की तरफ जैसे निकलती है ना, तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है, और वेस्ट बंगाल पर इतनी ज़्यादा जल्दी पहुंच जाती है। फिर वहां पर आम्र वर्षा है, वो केरल के तटीय भागों में, वहाँ के केरल, तमिलनाडु, उसके अलावा बारडो जिला है वो असम का जो क्षेत्र है, इसके अलावा फूलों की बौछार है वो केरल है, कर्नाटक वाले हैं, यहाँ कॉफी के बागानों में वहाँ पर, तो वो यही है पुणे। आ गया ना इसके बाद, यही आ गए क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो आम्र वर्षा, फूलों की बचाव और काल वैसाखी, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। और ग्रीष्म ऋतु में किसके कारण होती है? ये होती है लू और धूल भरी आंधियों के कारण होता है, जो समय से पहले पकने पर मजबूर कर देती है। जैसे अफ्रीका में चलती है ना एक, उसको कहते हैं डॉक्टर पवन करते हैं, कहते हैं, जो कहाँ से चलती है? वो सहारा मरुस्थल से दक्षिण की ओर बहती है, चिली के तटीय भागों की ओर बहती है वो। चिली है क्या उसका नाम? चिली नहीं है, गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी की ओर बहती है। अब कहता है कि आम्र वर्षा आम से संबंधित है, फूलों की बौछार कावा से संबंधित है, ठीक है, काल वैसाखी ठीक है, चाय और पटसन से संबंधित है, 1 2 3 सही है। आम्र वर्षा ज्यादातर कहाँ पर होती है? ये केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्रों में होती है। फूलों की बौछार कहाँ पर होती है? कावा, कावा सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक के अलावा केरल का जो तटीय केरल का जो आंतरिक भाग है, जो लेटराइट मृदा वाला था, वहां पर होती है। और काल वैसाखी कहाँ पर होती है? चाहे असम और इसके अलावा वेस्ट बंगाल का कौन सा था, नाम नहीं याद आ रहा, इसमें क्या नाम दे रखा, वेस्ट बंगाल का एक क्षेत्र था ना सबसे ज्यादा चाय वाला, ठीक है, काल वैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में चलने वाली काल और वैसाखी, काल का मतलब होता है काल का ग्रास बन जाना, तो वो काल ये है, तूफान उससे संबंधित है। बहुत खतरनाक, भयंकर, विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। इसकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इसके नाम से लगाया जा सकता है। चाय, पटसन, चावल आदि के लिए पवने अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बारडोली चिरा कहते हैं, बारडोली चिरा। उसके बाद में लू है, उत्तरी मैदानों में पंजाब से बिहार तक चलने वाले शुष्क व गर्म पवने पीड़ादायक पवने हैं। प्याज वगैरह खाते हैं ना वो सर गर्मियों में, गर्मी लग गई, इसके अलावा जूस वगैरह वो क्या है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इससे संबंधित। तो नंबर 30 क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है? वो सारे के सारे क्षेत्र अगर आपको याद है जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन वाले क्षेत्र थे। एक तो था केरल का पश्चिमी तटीय इलाका, जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा हुई थी। इसके अलावा कौन सा था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। इसके अलावा जो DFC का क्षेत्र था, DFC वाला कौन सा? अरुणाचल प्रदेश वाला वो इलाका, वहाँ की घाटियां। तो पढ़ लेते हैं, इसमें पश्चिमी घाट है एक नाम तो, उसके बाद में कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट इसी का ही तो नाम है ना, पश्चिमी घाट का। इसके अलावा उत्तर पूर्वी हिमालय, उप हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय जो DFC वाला क्षेत्र था, गारो खासी जयंतिया वाला। इसके अलावा कौन सा था? वहीं पर थी मेघालय की पहाड़ियाँ। तो इसमें देखो कोरोमंडल वाला तट है ना, ये थोड़ा सा समस्या कर गई इसमें। कोरोमंडल तट पर भी तो इसका, अरे नहीं, कोरोमंडल तट उसको नहीं कहते, कोरोमंडल तट तो तमिलनाडु में है, वहां पर मालाबार तट है। ठीक है, मेरे से ही गलती हो गई। ठीक है, कोरोमंडल की जगह अगर मालाबार होता तो सही हो जाता। बाकी कोरोमंडल तमिलनाडु में है, जो AS प्रकार की जलवायु का प्रकार है, और सर्दियों में वर्षा करता है तमिलनाडु में। जो कहाँ से होती है? वो बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता ग्रहण करते हुए निकलता है वो। ठीक है, ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर 500 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है? 50 सेंटीमीटर वाले वैसे ही देखो, राजस्थान का जो इलाका है मुख्यतः वो है। इसके अलावा राजस्थान का जो इलाका है वहां पर मरुस्थल है। और मरुस्थल दो प्रकार का होता है, एक तो शुष्क मरुस्थल है और एक होता है शीत मरुस्थल। तो शीत मरुस्थल कहाँ पे है?
तो वो है भारत में जम्मू कश्मीर वाले लद्दाख वाले इलाकों में। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहाँ कहाँ फैला हुआ है? पंजाब में फैला हुआ है, हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, पंजाब का दक्षिणी है, राजस्थान का पश्चिमी पूरा का पूरा हिस्सा है, 61% के लगभग का भाग है, गुजरात का उत्तर पश्चिमी इलाका है जो जालौर वगैरह के पास में लगता है। तो यहाँ पर कहता है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ कहाँ होती है? तो ये है पूर्वी राजस्थान, नहीं पूर्वी राजस्थान नहीं है, पश्चिमी राजस्थान होना था यहाँ। 2 नंबर है लद्दाख, बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान, हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा गुजरात ठीक है, गुजरात भी अगर पूरा यहाँ पे न देता, ये कहता उत्तरी पश्चिमी गुजरात, तो अच्छा था यहाँ पे ऑप्शन। तो 1 नंबर नहीं है, 1 नंबर तो एक में है, बाकी 2 में नहीं है। सी नंबर ऑप्शन है, केवल 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, हाँ बिल्कुल सही बात है ये। 4 क्यों नहीं सही है? क्योंकि गुजरात पूरा नहीं है, सिर्फ राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका, जहाँ से इलाका जो स्पर्श करता है, वहां वहां ही है बस इसका। इस कारण से प्रत्येक क्षेत्र का कितना इलाका शामिल है वो जरूरी है। जैसे आपको बताया था ना, तो वो तमिलनाडु पर वर्षा करता है, कौन सा तट था वो? कोरोमंडल तट था। तो अब तमिलनाडु पर वर्षा करता है, तो पहले तो ये देखो भी तमिलनाडु का स्पर्श कौन करता है? केरल करता है। तो केरल का कौन सा वर्षा प्राप्त करेगा? केरल का पूर्वी भाग प्राप्त करेगा। इसके अलावा कौन सा करता है? कर्नाटक करता है। तो कर्नाटक का भी कौन सा भाग करेगा? दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है ना, वो प्राप्त करेगा। और आंध्र प्रदेश का कौन सा वर्षा करेगा प्राप्त? आंध्र प्रदेश पूरा वर्षा प्राप्त नहीं करेगा, आंध्र प्रदेश का केवल दक्षिणी भाग प्राप्त करेगा। तो ये थोड़ा सा का ना, जो स्पेशलाइजेशन है ना जो क्षेत्रों का, वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। पूर्वी राजस्थान में जो वर्षा होती है ना, वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और 50 सेंटीमीटर राजस्थान को 2 भागों में, लगभग 2 बराबर भागों में, भौतिक भाग को 2 भागों में व्यक्त करती है। बाकी अगर राजस्थान की मध्यवर्ती कितने सेंटीमीटर है वर्षा ऋतु, तो वो उसको 40% मानना पड़ेगा। 50 सेंटीमीटर तो भौतिक भाग को 2 भागों में व्यक्त करती है। 100 सेंटीमीटर है झालावाड़ की, 125 सेंटीमीटर है सिरोही का आबू वाला क्षेत्र है वहां पर। नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, कोपेन के कितने रह गए? देखो भाई सारे, देखो। ट्यूशन हो रहा है इस ये केयर इसके बाद एक और है बस इस लेसन का हाँ तो हाँ, अब मैं कौन से क्वेश्चन पे था? 32 है सर। हाँ 32 पर, थोड़ा ही रहा, बिल्कुल सही है, थोड़ा ही रहा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान को 4 भागों में बांटा है और भारत को 8 भागों में बांटा है, परंतु इसके वर्गीकरण के अंदर कोड है ना वो 9 प्रकार के हैं, क्योंकि 2 कोड है ना वो सेम यूज कर लेता है भारत के संदर्भ में। वो करता है BW, HW को छोड़कर, जो दूसरा है ना क्या नाम है, स्टेपी जलवायु वाला, वो कर लेता है केरल और तमिलनाडु के बीच का जो भाग है ना, एक शीर्ष रूप में, वहां BSHW को भी यूज कर लेता है। तो इस कारण से कोड तो वो 9 यूज कर लेता है, और बाकी प्रकारों में जो बांटा गया है ना, वो 8 ही प्रकार है। कोपेन ने और राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेशों के संबंध में कौन सा कथन है वो सुमेलित है? उष्ण कटिबंधीय स्वाना प्रकार की जलवायु। अब स्वाना प्रकार की जलवायु में AW कैसे नाम दिया? हाँ ठीक है, स्वाना प्रकार। स्टेपी नहीं है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना। या S से भी स्टेपी बन जाता है और S से स्वाना भी बन जाता है, परंतु वहां पर BSHW में जो S था ना, वो स्टेपी का S था, स्वाना का S नहीं था। परंतु AW है ना प्रकार की, जो भूमध्य रेखा, क्या भूमध्य रेखा, कर्क रेखा के बिल्कुल नीचे का जो क्षेत्र पाया जाता है ना, राजस्थान का दक्षिणी, मध्य प्रदेश का दक्षिणी, गुजरात का दक्षिणी इलाका जो पाया जाता है ना, वो AW के अंतर्गत पाया जाता है। परंतु AW कोरोमंडल नहीं है, ये भी समस्या है। 1 नंबर गलत है, क्योंकि कोरोमंडल है क्या चीज? कोरोमंडल है इसमें केरल वाले में, और वहां पर कौन सा आएगा? AMW आएगा, ठीक है ना, AMW आएगा। ठीक है, 1 नंबर गलत हो गया। 2 नंबर है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। शुष्क और अर्ध शुष्क में BWHW, BSSW, और BSSW था वो अर्ध शुष्क था और स्टेपी जलवायु का प्रदेश था। ठीक है, उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान पूरा भी नहीं कह सकते, रावली का पश्चिमी भाग, फिर भी पश्चिमी राजस्थान ठीक है ये। उसके बाद में ई प्रकार की ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है, वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश तो नहीं था, हिमाचल प्रदेश था क्या इसमें? ई प्रकार, ई और ET,
दो कोड थे वहां पे, देखते हैं चलो। ये थोड़ा सा याद नहीं है, ई और ई टी वाला। बी नंबर ऑप्शन है, 2 और 3 सही है। ठीक है, ईटी हिमाचल प्रदेश ठीक है। ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो लद्दाख वगैरह में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। डीएफसी पाई जाती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है डीएफसी। और CWG जो मध्य अक्षांशीय मध्य तापीय जो क्षेत्र था ना, जी यानी कि गंगा के मैदान वाला जो क्षेत्र था, वो कर्क रेखा से जस्ट नीचे का था AW। और उसके अलावा जो केरल वाला था AMW। और पूर्वी जो तटीय था कोरोमंडल का तट था जो तमिलनाडु का, वो था AS, ए बड़ा और एस छोटा। तो वहां पर क्या थी, वर्षा शीत ऋतु में प्राप्त करता था। भारत का एकमात्र क्षेत्र जहां पर वर्षा शीत ऋतु में प्राप्त करता है वो AS है। बाकी सभी के साथ W लगा है, BWHW और AW, BSSW, CWG, वहां पर भी जी है और AW। और AMW, वहां भी AMW है। तो जहां पर W लगा है इसका मतलब है कि सारे का सारा है ना, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के चपेट में जितना भी क्षेत्र आता है ना, तो वो सारा का सारा W का क्षेत्र है। कहता है कि शीत ऋतु शुष्क और वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में। W का ये अर्थ है। विंटर ड्राई। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना। चलो ई वाला पढ़ लेते हैं। ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहते हैं जिसको ई नाम दिया गया है। इस प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 3 राज्यों में पाई जाती है। अतः यह तीसरा युग्म भी सुमेलित है। ठीक है, बाकी कोपेन वाले में तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है ना, वो भारत के शुष्क और ग्रीष्म ऋतु, शुष्क पश्चिमी राजस्थान, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली मानसूनी प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। यानी कि मानसूनी शब्द दिया हुआ है एम, एम कहाँ कहाँ पर आया है? AMW में आया है और CWG, वो तो गंगा का मैदान का हो गया। एम कहाँ कहाँ पर आया है? एम तो केवल यहीं पर आया है AMW में। AS है, AMW है, AW है और BWHW है, CWG है, BSSW है, E है, ET है और DFC है। तो देखते हैं इसमें पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट में, और देखो पश्चिमी तट तो केरल से लेकर गोवा और मुंबई तक फैला हुआ है, पूरा का पूरा उत्तर में गुजरात तक फैला हुआ है। उसके कहता है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल में। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी भाग में, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन ये क्या कहता है कि ऐसा क्षेत्र बताओ आप जहां पर ग्रीष्म ऋतु है ना वो शुष्क रहेगी, ग्रीष्म ऋतु में कोई वर्षा नहीं होगी। पूरा का पूरा भारतीय क्षेत्र है वो मानसूनी है, परंतु ऐसा क्षेत्र बताना आपको कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु है। तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु है जहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती, वो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। देखो कितने प्रकार के क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे, नाम दे भी रखे हैं। AS प्रकार की जलवायु है वो जो ग्रीष्म ऋतु वाली है, मानसूनी प्रकार की जलवायु तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। AMW लघु शुष्क ऋतु वाली है, मानसून प्रकार की जलवायु है, गोवा से दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। गोवा से लेकर आगे की तरफ देख लेना, थोड़ा सा ध्यान रखना, गोवा से ऊपर मत निकल जाना। इसको कह सकता है कि गुजरात और गुजरात के इसके अलावा महाराष्ट्र का इलाका है, इसके अलावा मुंबई का जो इलाका है, कोंकण और मालाबार, इसके अलावा दो नाम बताए थे ना आरिफ सर ने, कोंकण तट और कन्नड़ तट, कनारा तट, तो थोड़ा सा वहां से सम्मिलित करना इसको। DFC तो वो आपको पता ही है, इसका तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश अकेला ही आता है पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र क्षेत्र। इसके अलावा BWHW गर्म मरुस्थल है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। CWG है, गंगा का मैदान है, पूर्वी पूर्वी राजस्थान पूरा है इसमें। और उत्तरी मध्य प्रदेश है, उत्तरी पूर्वी भारत का जो अधिकतर प्रदेश है वो इसमें आ जाता है। ठीक है भाई, पांचवा कल करेंगे, देखेंगे है सुशीला में। कल देख ले फिर इसको।
ज्यादा हो गया, आज तो 11 बज गए। आज होगा भी नहीं सर, 11 बज गए सर। क्योंकि कल एक कर क्वेश्चन कितनी स्पीड में कर लो ना, फिर भी वो 4 से 5 मिनट ले ही लेता है, कितनी इसकी डिस्क्राइब कर लो, फिर आराम से पढ़ने से फिर फायदा ही क्या है, धीरे धीरे क्वेश्चन है कि वो समझ में तो आना चाहिए ना पूरा मैटर। सही है सर, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है सर उसमें, लेकिन ट्यूशन पूरे होना चाहिए। और सभी को क्वेश्चन वगैरह समझ तो आ रहे हैं या फिर सारे के सारे ऐसे ही बैठे हैं? सर समझ में आ रहा है तभी बैठे, नहीं तो चले जाते तभी तो हैं। मैं, तभी मैंने जल्दबाजी में जितना भी था अपनी तरफ से पूरा इंटरेस्ट देने की कोशिश की है। बाकी देखते हैं इसको कैसा रहता है कैसा नहीं है, बाकी कल कर लेंगे 5 और 6 नंबर, 1-2 लेसन और बचे हैं वो सारे कल कर लेंगे शायद। इसमें एक एक तो है ही नहीं, एक लेसन तो है ही नहीं इसमें, वो जो क्या नाम है इसका, जो आपदा प्रबंधन वाला था ना, वो टॉपिक इसमें है नहीं।